हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसपी स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर पहले? ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग का ध्यान रखा जाएगा। कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर लाए हो आप लोग? कंपलसरी कैलकुलेटर लाना पड़ेगा अभी से, बराबर? कंपलसरी अलाउड है, मालूम है ना अभी? तो कैलकुलेटर इज कंपलसरी, बराबर है। नेक्स्ट टाइम प्लीज आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। आज फोन यूज करोगे चलेगा, ठीक है? फोन भी निकाल के रखो, कुछ लिखना है तो लिखने के लिए भी बुक निकाल के रखो। चलो, सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस कर लूँ आपके साथ कि सीए फाउंडेशन में होता क्या है, बराबर है? कोई आने वाला है? मैं वेट करूँ कि चालू कर दूँ? हाँ, इतने ही हो कि है थोड़े बहुत? तो वेट करूँ 4-5 मिनट? 5 मिनट? हाँ हाँ बोलेंगे, हाँ। ठीक है। कैसा गया एग्जाम 12 स्टैंडर्ड का? गुड। मैथ्स वाले का 90+ तो आएगा ना? तो फिर क्या अच्छा गया। ये एसपी वाले कितने 2 साल के बाद मैथ्स करेंगे? सी यहाँ पर बेनिफिट क्या मालूम है सीए फाउंडेशन में? एक तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, एंड दूसरा ऑप्शंस होते हैं। यानी जैसे आप 11th-12th स्टैंडर्ड में पूरा लिख लिख के करते थे, वो सब नहीं करना है। अब आपको खाली कैलकुलेटर का यूज करना है एंड ऑप्शंस का भी यूज करना है। एमसीक्यू पैटर्न है। चलो चालू कर ही देता हूं मैं। टोटल 2 आवर्स हैं आपके लिए। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 घंटे यानी 120 मिनट एंड 100 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। कुछ लिखना नहीं है, खाली एमसीक्यू, बराबर है? टिक करोगे, खत्म। पूरा सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये आपके स्टडी मटेरियल आया आपके पास है? रजिस्ट्रेशन करवाया आपने? स्टडी मटेरियल आया इंस्टीट्यूट का? तो ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का ही पार्ट है, बराबर है? क्वांटिटेटिव एक्टिविटी दैट इज पेपर 3 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट है। सबसे पहले मैथ्स, मैथमेटिक्स 40 मार्क का, यानी 40 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होंगे। देन 20 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। एलआर, एलआर में एक शांति है कि कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना अलग तरीके से, बराबर है? नो फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। देन स्टैटिस्टिक्स पार्ट इज फॉर 40 मार्क्स। 40 मार्क का स्टैट्स। अब आपको बताइए डर किस में ज्यादा लगता है, मैथ्स में लगता है कि स्टैट्स में लगता है? एलआर तो पहली बार सीखने जा रहे हो। स्टैट्स, आजा भाई आजा। अब मैथ्स जो 40 मार्क का है वो फिक्स है, एलआर 20 मार्क्स वो फिक्स है, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स वो फिक्स है। बट जो इंटरनल चैप्टर वाइज जो मार्किंग सिस्टम है वो फिक्स नहीं है। यानी ऑन एन एवरेज वेटेज में प्रोवाइड कर सकता हूं
फिक्स नहीं बोल सकता हूं कि इतने मार्क का ही आएगा। क्लियर ही है? ऐसा हो सकता है, ये मैंने लास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से रखा है, ऐसा हो सकता है कि 1-2 मार्क इधर उधर हो जाए, बट मैथ्स के 40 क्वेश्चन फिक्स है। क्लियर ही है? इंटरनल चैप्टर वाइज कोई वेटेज फिक्स नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि 40 मार्क्स पहले मैथ्स के ही होंगे फिर 20 क्वेश्चन, पूरा जंबल्ड अप पेपर होता है। नहीं, पूरे 100 में से कहीं पे भी 40 मार्क के मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, कहीं पे भी 20 मार्क्स का एलआर का क्वेश्चन होगा एंड कहीं पे भी 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स होगा। क्लियर ही है? यानी ये जंबल्ड अप होगा। क्लियर? ओके। नाउ मैथ्स में जो डिविजन पार्ट 40 मार्क्स कैसे डिवाइड हुए हैं लिखना है, प्लीज लिखते जाओ, ये लिखते जाओ, काम की चीज है। पहला चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन, पहले लिख लो मैथ्स 40 मार्क्स, यू हैव टोटल 2 आवर्स 100 क्वेश्चंस, 120 minutes, 100 questions. ऑब्जेक्टिव देख लो, उन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या मैथ्स रखने का, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग बेसिक मैथमेटिक्स, यानी पूरा डिटेल में ज़्यादा इतना नहीं है, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है एंड रीजनिंग स्किल आपकी डेवलप होगी एलआर की वजह से। बराबर है? बस ये इंटेंशन है मैथ्स का। पहला चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, यानी पूरा 4 पार्ट है इसमें, रेशियो, proportion, indices एंड लॉगरिथम। रेशियो प्रोपोर्शन का वेटेज ऑन एन एवरेज 2 मार्क, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम मिला के ऑन एन एवरेज 2 मार्क। लास्ट अटेम्प्ट में लॉग के ऊपर तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, दोनों के दोनों इंडाइसेस के पूछे थे, यानी ये एवरेज वेटेज है, आप फिक्स नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये 4 मार्क जो मैंने लिखे हैं 4 का 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 4 का 5 होगा या 3 होगा। बराबर है? फर्स्ट चैप्टर लिखा। अच्छा, ये रेशियो प्रोपोर्शन कहीं पे सीखा है स्कूल में? 10th स्टैंडर्ड में सीखा रहेगा रेशियो प्रोपोर्शन, राइट? इंडाइसेस भी आपने स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। लॉगरिथम आपके लिए कुछ नया है। क्लियर? 4 मार्क का वेटेज। देन नेक्स्ट इक्वेशन चैप्टर। इक्वेशन में सिंपल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, जो आपने 7th 8th स्टैंडर्ड में सीखा है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8th या 9th स्टैंडर्ड में सीखा रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। क्यूबिकल इक्वेशंस, बस ये सब है वहां पर। अच्छा, स्कूल में आप याद है ऐसे कुछ वो ईयर वाले सम्स होते हैं, पप्पा का एज इतना, उसके बच्चे का इतना, बरा याद है? आप क्या करते थे? इक्वेशन बनाते, लेट द एज ऑफ पर्सन बी एक्स, ऐसा याद? अब यहां पर ऐसा नाटक नहीं करना आपको। मेजॉरिटी सम्स ऑफ दिस चैप्टर आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर लो। समझाइए, आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से ही सॉल्व कर लो, यानी आपको कहीं पे कुछ लिखना नहीं है डिटेल में। उसका 4 मार्क का वेटेज। देन थर्ड, लीनियर इनइक्वालिटीज। अपनी लीनियर इनइक्वालिटीज FIJC में सीखा हुआ है एंड 12th स्टैंडर्ड में LPP सीखा है आपने, याद है? जिन्हें मैथ्स लिया उसकी बात कर रहा हूं। तो वहां पर
सेम टू सेम, यानी 12th स्टैंडर्ड का जो भी है सेम टू सेम यहां पर है। मैं तो बोलूंगा उससे भी लोअर लेवल है, उससे भी लोअर लेवल, एंड वेटेज खाली 2 मार्क का है। लीनियर इनइक्वालिटीज, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। वेटेज देख लीजिए, 15 मार्क्स का वेटेज है, 15 मार्क्स, यानी आउट ऑफ 40 15 मार्क्स का वेटेज तो ये अकेले एक चैप्टर का है। यानी कुछ भी हो जाए, आप मैथ स्टूडेंट हो, नॉन मैथ, जो भी है, आपको ये चैप्टर तो करना ही पड़ेगा बराबर, समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बेसिक लेवल से शुरुआत होती है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आप लोग ने FI जैसे 12th स्टैंडर्ड में सिखा रहेगा एन्यूटी पार्ट, मैथ स्टूडेंट्स है, बराबर है, वही सब यहां पर है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें, बट डेफिनेटली इट इज सिंपल, समझना इजी है। मैथ स्टूडेंट, नॉन मैथ स्टूडेंट्स बहुत ही इजीली ये चैप्टर कर सकते हैं, और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। 15 मार्क्स, कितने मार्क्स हो गए अब तक? 25 और 15 मार्क बाकी है। मैं मैथ्स में आपको टारगेट दूंगा, मैथ्स में आपको लाना है 25 मार्क्स आउट ऑफ 40। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, स्कॉलर्स 35 अबाव भी ला सकते हैं, बराबर है। एवरेज स्टूडेंट 25 का टारगेट रख के चलो, आउट ऑफ 40 काफी है ना, आ जाएगा। अच्छा, 25 में से ये चैप्टर में ही 15 मार्क्स, बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। नेक्स्ट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये लोगों को तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। FI जैसी में भी दिया रहेगा आप लोगों को, रहा ना, दिया ना, हाँ। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद एक सिंपल, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, सर पता कैसे चलेगा कि ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन? यूजुअली पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद यही क्वेश्चन होता है, पता कैसे चलेगा कि सर वो परम्यूटेशन था कि कॉम्बिनेशन था? तो ये 5 मार्क का वेटेज है। डेफिनेटली इसके रिलेटेड आपने 12th स्टैंडर्ड में कुछ नहीं सीखा है, ओनली FI जैसी में था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और उसमें भी तकलीफ थी, बराबर है। तो ये SP स्टूडेंट्स वालों जरा ध्यान देना, ऐसे ही समझो कि आप मैथ्स वाले नॉन मैथ्स दोनों बराबर ही है ये चैप्टर, किसी को कुछ नहीं आता होता है, बराबर है। एंड फॉर CA फाउंडेशन दे आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस, यानी इतना तकलीफ FI जैसी वाला तकलीफ यहां पर नहीं है, दे आस्क सिंपल क्वेश्चंस ऑन दिस। सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने स्कूल में सीखा रहेगा, AP, बराबर। GP 11th स्टैंडर्ड में था, 12th में इसके रिलेटेड कुछ नहीं था, बराबर है। तो 10th स्टैंडर्ड में था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड 11th स्टैंडर्ड में आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखा रहेगा, यानी नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है मालूम नहीं है, बराबर। 4 मार्क, छोटा सा वेटेज है 4 मार्क का। देन नेक्स्ट यू हैव सेट रिलेशन फंक्शन, मालूम है वेन डायग्राम्स बनाते थे, वो वाला चैप्टर, सेट रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन FI जैसे में भी आपने सीखा हुआ है। रिलेशन फंक्शन आपने 10th में सीखा था क्या? नहीं था शायद, खाली सेट वाला पार्ट था, राइट, सेट थ्योरी। खाली यहां पर खत्म नहीं होता ये चैप्टर, 2 मार्क का सेट रिलेशन फंक्शन, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट उसका वेटेज खाली 2 मार्क का। देन यू हैव लिमिट्स कंटिन्यूटी, ये लिमिट्स कंटिन्यूटी का वेटेज खाली 1 मार्क है। आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी सीखा हुआ है। नॉन मैथ स्टूडेंट्स बहुत तकलीफ देगा ये
दो चैप्टर पीछे के आपको। एंड जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। इसमें बहुत ज्यादा, सुनो झगड़ा किस बात में, सुनो जो मैथ स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बहुत डिटेल में आता है ये सब, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पूरा का पूरा पेपर वन इससे ही भरा हुआ था, बराबर ना, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन से पूरा पेपर वन भरा हुआ था। बट नॉन मैथ स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो यूजुअली ये 4 मार्क है ना, वो नॉन मैथ स्टूडेंट जरा छोड़ देते हैं ऑप्शन में, बट मैं बोलूंगा नहीं छोड़ना, बिकॉज दे आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस ऑन दिस। नहीं, थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा भी मेहनत, तो आपके ये मार्क्स लूज नहीं होंगे, समझिए। डर लगेगा, 2 लेक्चर, 1 लेक्चर लगेगा हाँ कर लेंगे, फिर तकलीफ चालू होती है बराबर इसमें, बिकॉज मैथ्स वाले को तो बहुत ज्यादा अच्छे से आता है ये चैप्टर। तो ये था आपका मैथ्स का सिलेबस 40। क्या लगता है कहां पर सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली है आपको? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैथ्स वाले की बात कर रहा हूं, पहले मैथ्स वाले, एसपी वाले को तो तकलीफ ही तकलीफ है अभी तो, बराबर ना। मैथ्स वाले को कहां पर ज्यादा तकलीफ होने वाली है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बस एक ही चैप्टर, बस एक ही चैप्टर। सीक्वेंस सीरीज देख लेते, बराबर है। बाकी टारगेट 25 दिया है, 25 मार्क्स कहां से लाओगे? ये जो पहले 10 मार्क है ना, पहले 10 मार्क एंड ये 15 मार्क, ये जो 25 मार्क का ऊपर का सिलेबस है ना, उसमें से आपको ट्राई करना 20 के अबाव मार्क्स लेके आओ, 20 to 22 मार्क्स। फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, सेट रिलेशन फंक्शन, ये पूरा मिला के आप ट्राई करो 4-5 मार्क आ जाए, नहीं आपका 25 मार्क हो जाएगा, समझिए। तो जाओ ये आगे बढ़ो, मैथ्स पार्ट क्लियर है, क्या क्या पूछेंगे, क्या है एवरीथिंग। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, 20 मार्क्स, 4 चैप्टर है उसमें, सबका वेटेज इक्वल है, यानी ऐसा हो सकता है कई जगह पे कोई चैप्टर में से 4 मार्क का पूछ ले, कोई चैप्टर में 6 मार्क का पूछ ले, ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स, सारे के सारे इक्वल वेटेज के साथ। सब कुछ नया है, ये मैथ्स वालों के लिए भी नया है, नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए भी नया है, सब कुछ नया है ये। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन। बट लॉजिकल रीजनिंग में एक चीज अच्छी है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, हर एक क्वेश्चन को आप सेपरेट तरीके से डील करना है। लॉजिकल रीजनिंग यानी आपका अच्छा होगा इसमें, लॉजिकल स्किल्स, तकलीफ नहीं है ज्यादा। इसमें आपको टारगेट देता हूं आउट ऑफ 20 15 मार्क्स। ये जो भी टारगेट है ओनली फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, बराबर है, स्कॉलर्स 20 आउट ऑफ 20। तो ये तो सबके लिए नया है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अभी जब चालू करेंगे तब देखेंगे, बराबर है। अच्छा, एक और चीज मैं बोलने वाला हूं, सुनो जरा। आपका ये जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, मैं नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अलग से पहले सिखाऊंगा, सेपरेट सेशंस रखूंगा, डेफिनेटली मैथ स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं उसमें, एंड देन फिर आगे की कहानी चालू करेंगे, बराबर है। इसमें सेपरेट सेशन रखूंगा मैं। फिर ये जो 15 मार्क का आपका मैथमेटिकल फाइनेंस है ना, उसमें भी मैं 2 लेक्चर्स आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट डिटेल में सिखाऊंगा, उसके रिलेटेड सम्स करेंगे, यानी 1 लेक्चर फॉर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक आइडिया, एंड 1 लेक्चर फॉर एन्यूटी पार्ट,
बराबर है। तो इसमें भी मैं दो अलग से सेपरेट सेशन होगा थोड़ा बेसिक्स कवर करने के लिए, एंड देन एडवांस पार्ट। ठीक है, जाओ आगे। स्टैटिस्टिक्स पार्ट 40 मार्क्स। अब तक कितने मार्क्स आ गया आपको? 40 आ गया। 25 15 40 बराबर है। एंड स्टैट्स में टारगेट 30 मार्क्स आउट ऑफ 40। नहीं, आपका 70 मार्क का मैं टारगेट दे रहा हूं आपको। नाउ सी, ये जो स्टैटिस्टिक्स पार्ट है उसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर, अच्छा स्टैट्स में एक और चीज ध्यान में रखना है, स्टैट्स में दे आस्क थियोरी क्वेश्चंस। मैथ्स में एंड एलआर में कोई थियोरी क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट स्टैट्स में 40 में से आप समझ लो ना 15 से 18 मार्क के थियोरी क्वेश्चंस दे आस्क। आपको थियोरी पार्ट को इग्नोर नहीं करना है इसमें। एंड थियोरी क्वेश्चंस पूछेंगे तो अच्छा भी है, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे कितने, बराबर है। समझो एक चैप्टर तो 100-150 सम आपने कर लिए, 150 सम यानी थियोरी क्वेश्चंस रीड कर लिया, तो उसमें से आएगा। कुछ बार का तो पूछने का सवाल नहीं होता है। तो अगर आप थियोरी क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसमें स्कोरिंग करना बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, एंड थियोरी क्वेश्चंस में अगर ऐसा भी, यानी अगर आप एक ही क्वेश्चन 2-3 बार रीड भी कर लेते हो, डेफिनेटली पूरी जर्नी में 2-3 बार तो करना ही पड़ेगा ना एग्जाम तक। तो अगर आप 2-3 बार रीड कर लेते हो तो आपको वो याद हो जाते हैं आंसर्स, यानी इसमें टाइम भी कम लगेगा। आपको पता चलेगा यही आंसर खत्म, यानी 5 सेकेंड में आपका सम सॉल्व हो जाएगा, 5 से 10 सेकेंड, यानी आपको पूरा का पूरा 1-1.5 मिनट नहीं लगाना पड़ेगा, बराबर है। तो यहाँ पर आपका टाइम बचेगा। थियोरी क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना इन शॉर्ट। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। उसमें दो पार्ट है, एक स्टैटिस्टिकल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और दूसरा सैंपलिंग वाला पार्ट है। ये सब कुछ आपके लिए नया है, सबके लिए नया है, मैथ स्टूडेंट हो नॉन मैथ स्टूडेंट सबके लिए ये दो पार्ट नया है, यानी 10 मार्क सबके लिए है, बराबर ही है। ओके, देन सेकेंड चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी 10th स्टैंडर्ड में आपने मीन मीडियन मोड सीखा होगा, 11th स्टैंडर्ड में आपने पार्टीशन वैल्यू सीखा है, मीडियन एंड क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल, बराबर है। डिस्पर्जन भी आपने सीखा हुआ है, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन। अब तक आपने जो भी सीखा दैट इज वेस्ट ही है सर, बिकॉज यहां पर सम सॉल्व करने का तरीका पूरा अलग है। आप लोग पूरा लिख लिख के करते थे, याद है, लिख लिख के, और इतना फ्रस्ट्रेशन आता था कैलकुलेशन करते वक्त आपको, एस्पेशली डिस्पर्जन में, व्हेन दे आर स्टैंडर्ड डिविएशन रिलेटेड क्वेश्चंस। दिमाग खराब हो जाता था कैलकुलेशन करते वक्त, और आपको ये जरा भी पसंद नहीं आता था ये चैप्टर, बराबर है। बट इन सीए फाउंडेशन पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर के ऊपर करना है, यानी मैं बोलूंगा आपने सीखा, जो भी सीखा है वो वेस्ट है, नई शुरुआत करनी पड़ेगी, तरीका पूरा अलग है सीखने का। स्टैंडर्ड डिविएशन जो लिख के करते थे, अब खाली कैलकुलेटर पे सम करना है, पेन उठाने का भी जरूरत नहीं, खाली कैलकुलेटर पे होगा, बराबर है। तो ये बहुत ही सबके लिए मैं बोलूंगा ये नया है, सबके लिए नया है। तो ये 10 + 11, आप जरा ध्यान से देखो, वेटेज को ध्यान से देखो, सेंट्रल टेंडेंसीज अराउंड फॉर 5 मार्क्स एंड डिस्पर्शन इज फॉर 6 मार्क्स। यानी अगर मैं ये दो चैप्टर का ही काउंटिंग करूं तो आपका आधा स्टैट्स तो यहां पर ही खत्म हो जाता है, यानी 40 में से 21 मार्क तो ये दो चैप्टर के। तो सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, उसमें थियोरी क्वेश्चंस भी आते हैं एंड फॉर्मूला भर भर के फॉर्मूला है, बराबर है। कितने लोगों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं? उसमें प्रेशर नहीं होता है, फॉर्मूला लगाओ सम खत्म, आएगा ही आएगा आंसर। लॉजिकल रीजनिंग में क्या मालूम है, हर एक जगह पे कुछ नया है, फॉर्मूला नहीं है तो सोचना पड़ता है, तकलीफ होती है। तो आधा स्टैट्स तो ये दो चैप्टर में खत्म। द नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी।
बहुत फेवरेट चैप्टर है आपका, बराबर ना। 7th 8th स्टैंडर्ड से प्रोबेबिलिटी सीख रहे हो आप, 8th स्टैंडर्ड से कॉइन उछालना, 8 या 9 स्टैंडर्ड से, बराबर ना। यानी 2-3 साल से तो ऑलरेडी ये चैप्टर कर रहे हो आप लोग। प्रोबेबिलिटी FIJC में भी था, 12th में भी था। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने नहीं सीखा है, बाइनोमियल एंड पॉइजन 12th स्टैंडर्ड में आपने सीखा हुआ है, बस वही लेवल है। यानी फॉर दिस प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपने 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में सीखा हुआ है, उतना लेवल नहीं चाहिए। CA फाउंडेशन में बहुत बेसिक लेवल पे है। तो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट भी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, यानी ये भी आपके लिए 9 मार्क्स का वेटेज दे रहा है। 30 मार्क खत्म। फिफ्थ, कोरिलेशन रिग्रेशन। कोरिलेशन आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा, रिग्रेशन आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा। सेम लेवल, कोई एडवांस पार्ट नहीं है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों का सेम लेवल है। फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स मुझे ये डिटेल में जाना पड़ेगा, ये दोनों चैप्टर है, बराबर है। एंड मैथ्स वाले को भी मैं समझूंगा, यहाँ पर बहुत कुछ जानने मिलेगा आपको, बिकॉज बहुत सारी कैलकुलेटर ट्रिक्स हैं यहाँ पर, यानी पूरा का पूरा लिख लिख के नहीं करना है। एंड लास्टली इंडेक्स नंबर में थोड़ा बहुत आपने सीखा रहेगा FIJC में, 4-5 फॉर्मूलाज, लास्ट फ्रेज मेथड, पार्शियल मेथड, याद है वो सर? हाँ, लेकिन वो जो भी है वो बेसिक लेवल सीखा था, इसमें थोड़ा एडवांस पार्ट आएगा इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस, एंड यहाँ पर आपको ट्राई करना है 30 आउट ऑफ 40। क्या लगता है आ पाएगा? 70 मार्क्स का टारगेट है। स्टैट्स में बताओ कहां पर तकलीफ है ज्यादा, विच चैप्टर? हाँ, कोरिलेशन, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन, ठीक है, हो जाएगा, चैंपियन बन जाओगे, कोई तकलीफ नहीं। थक गया रहेगा, 2-5 मिनट का आराम कर लो, एक दूसरे के साथ बात कर लो, फिर मैं सिलेबस की शुरुआत करता हूँ, और चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। लिख लिया सब लोग ने? आपको बुक्स मिला है कि नहीं मिला? हाँ, चलो जाओ आगे, चालू करो चैप्टर। मैं फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करता हूं, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। वेटेज 4 मार्क है, बराबर है। चलो चालू करें, लिखना चालू करो, लिखना रेशियो। हर एक चैप्टर पे नोट्स है मेरा, आप आराम से लिखते जाओ, कोई तकलीफ नहीं होगा। लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या चीज है। मुझे ना पहले तो कैलकुलेटर कैसे यूज करना वो भी सिखाना पड़ेगा।
कैलकुलेटर यूज करना भी सिखाना है अभी तो, लेकिन आपके पास आज कैलकुलेटर नहीं तो आज कुछ नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से उसकी शुरुआत करेंगे। कंपलसरी लेके आ नेक्स्ट लेक्चर में। कैलकुलेटर कितने लोगों का खरीदना बाकी है? तो एक दो चीज बोलता हूं, जरा ध्यान में रखना कैलकुलेटर खरीदते वक्त। बोलू? खरीद लिया उसको छोड़ो ना। एक तो 12 डिजिट का होना चाहिए, 12 डिजिट कैलकुलेटर। और है स्क्वायर रूट साइन, ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट साइन होना चाहिए, कई कैलकुलेटर में नहीं होता है। फिर 3 डिवाइड इक्वल टू करके चेक करना। अगर 3 डिवाइड इक्वल टू करके अगर आपको 1 देता है आंसर, तो मेहरबानी करके वो कैलकुलेटर खरीदना मत। जिसके पास है वो जरा चेक कर लो। अगर आपको 0.3333 देता है तो ही खरीदना। आ रहा है ना? ठीक। 1 आता तो अभी तोड़ देता था। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखना, कैलकुलेटर खरीदना बाकी रहेगा तो। चलो आगे वापस। इसमें ऑनलाइन कोई नहीं होता है, जूम पे कोई होता नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं हुई। बोलना शुरू करूं? लिख लिया? चलो ध्यान दो अभी। If x and y are two quantities of same kind and same units, पहले तो ये सेम काइंड का मतलब क्या? समझो दो नंबर्स हैं, एक नंबर आपको वेट दिखा रहा है, वेट के बारे में है, और एक नंबर हाइट के बारे में है, तो वो दो नंबर का कोई रेशियो बन नहीं सकता। आपको जो नंबर मिले हैं दो, वो दोनों के दोनों नंबर या तो दोनों वेट्स के होने चाहिए या तो दोनों के दोनों हाइट्स के होने चाहिए। एक वेट का और एक हाइट का होगा तो नहीं चलेगा। दैट मीन्स बोथ द नंबर्स शुड बी ऑफ सेम काइंड। क्लियर? सेम यूनिट्स। अगर आपके पास वेट के दो नंबर है, वेट के दो नंबर्स हैं आपके पास, लेकिन एक केजी में है और एक ग्राम में है, तो नहीं चलेगा। दोनों के दोनों या तो केजी में होने चाहिए या तो दोनों के दोनों ग्राम में होने चाहिए, तो ही उसका रेशियो पॉसिबल। सेम वे अगर आपके पास दो नंबर हैं, एक फीट में आंसर है, यानी फीट में है कुछ नंबर, और एक सेंटीमीटर में, तो ये भी नहीं चलेगा। या तो दोनों फीट में होने चाहिए या तो दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए, देन ओनली उसका एक रेशियो पॉसिबल है। क्लियर है ये? इट शुड बी ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। Then the fraction x upon y is called as ratio of x and y.
इट इज रिटन एज x इज टू वाई। उसमें जो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट, इसको आप क्या बोलोगे? एंटीसीडेंट। एंड दूसरे वाले पार्ट को क्या बोलोगे? कॉन्सिक्वेंट। बराबर है? तो याद रखना, पहला पार्ट इज एंटीसीडेंट एंड दूसरा पार्ट इज कॉन्सिक्वेंट। हो गया लिख के कंप्लीट? आगे बढ़ो। बताइए आप 2:3 को क्या लिखते हो, कैसे लिखोगे? क्या ना ऐसे 2/3 लिख सकते हो? बराबर है? उसमें कॉन्सिक्वेंट क्या है एंड एंटीसीडेंट। ठीक है। सेकेंड, राइट ऑन दिस प्लीज। कुछ भी हो जाए नोट्स कंप्लीट रखना, बिकॉज एट द एंड आपको ये नोट्स ही काम आने वाली है। सुनो ना, समझो आपके पास एक रेशियो है 2:3, तो बता सकते हो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? यस, 4:9। तो 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो इज 4:9। यानी आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। क्लियर ही है? ट्रिप्लीकेट रेशियो बता सकते हो 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो? 8:27। क्लियर है? ये एग्जांपल लिखना तो लिख के रखो। 4:9 is duplicate ratio of 2:3. 8:27 is triplicate ratio of 2:3. बताओ ना, 100:81 इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 10:9। तो 10:9 इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 100:81। स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना याद नहीं रखना है, कैलकुलेटर पे हो जाता है। बराबर है? क्यूब रूट की बात करते हैं। समझो 8:1000 है, 8:1000, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? 8 का तो आपको मालूम है ना, 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का क्यूब रूट इज 2। 1000 का क्यूब रूट 10। तो माई रेशियो इज 2:10। उसको रिड्यूस भी कर सकते हो 1:5। तो अब तक क्या क्या सीखा आपने रेशियो में? व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज एंटीसीडेंट, व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट, देन व्हाट आर द डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंपाउंड रेशियो।
लिख लो एक कंपाउंड रेशियो, फिर एग्जाम्पल देता हूं उसके ऊपर। समझिए दो रेशियोज है मेरे पास, एक है 2:3 एंड दूसरा 5:7, और मुझे फाइंड करना है इसका कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करना इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशियोज। खाली सीधा सीधा मुझे मल्टीप्लाई करना है। 2:3 को मैं लिखूंगा 2/3, 5:7 को लिखूंगा मैं 5/7, और सीधा सीधा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। आंसर प्लीज। 10/21। तो कंपाउंड रेशियो इज 10:21। समझाइए, लिख लो एग्जाम्पल। खत्म। अच्छा, 3 रेशियोज होंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। समझाइए। 4 होगा तो 4 को मल्टीप्लाई करो, खाली मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट कंपाउंड रेशियो। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो चैप्टर, लास्ट कॉन्सेप्ट यानी आपका रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम था ना चैप्टर का नाम, इसमें से रेशियो पार्ट खत्म हो जाएगा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट, जॉइंट रेशियो। सीधा एग्जांपल से ही चालू करता हूं। व्हाट इज जॉइंट रेशियो? किसी को कुछ आइडिया है जॉइंट रेशियो कैसे फाइंड करता है? मैथ्स वालों, नॉन मैथ्स वालों, किसी को कुछ आइडिया? नहीं? चलो देखो, यहां पर दो अलग अलग आपको रेशियोज दिए। कौन सा वाला रेशियो दिया? एक तो A:B। क्या है A:B? 2:3 एंड B:C इज 4:5। और आपको एक जॉइंट रेशियो फाइंड करना है A:B:C। नाउ हाउ टू फाइंड आउट? सी, पहले तो मैं लिख लूंगा A:B:C। व्हाट इज A:B गिवन? 2:3। and what is B:C given? 4:5। क्लियर? ये अब इसको मुझे ज्वाइंट करना है। तो ये ज्वाइंट करने के लिए पहले तो व्हाट इज कॉमन पार्ट? दोनों में कॉमन क्या है? B कॉमन है, तो ये B को मैं जरा हाईलाइट कर लेता हूं। ये पार्ट कॉमन है आपका, राइट? अब ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया उसके अंदर मुझे सेम नंबर चाहिए, यानी इधर भी मुझे सेम नंबर दिखना चाहिए और इधर भी मुझे सेम नंबर दिखना चाहिए। बताइए कैसे दिखेगा सेम नंबर? यस, उल्टा पुल्टा, बराबर है। यानी ये पूरे पार्ट को मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 दिखेगा, और ये वाले पार्ट को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 12 दिखेगा। यानी आपको खाली उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई करना है। बट ये 4 खाली 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ एंटायर रेशियो, बराबर है। एंड एब्सोल्युटली सेम वे ये 3 खाली 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पूरे रेशियो के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। अब मल्टीप्लाई करके बताइए आंसर क्या होगा? सबसे पहले ये 4 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 8, 4 को 3 के साथ
12, 3 को 4 के साथ 12, 3 को 5 के साथ 15, तो ये आपका ज्वाइंट रेशियो खत्म, सम डन। सस्ता है, अरे एकदम सस्ता है, लिख लो एग्जाम्पल। जाओगे एक सम अपने आप करना चाहोगे? हाँ बोलो हाँ। चलो खत्म करो ज्वाइंट रेशियो। टेन, 14, 21, इधर आपने मल्टीप्लाई किया रहेगा 2 के साथ और इधर मल्टीप्लाई किया रहेगा 7 से, बराबर है, खत्म। चलो एक और एग्जाम्पल। मुझे A इज टू B इज टू C फाइंड करके दो। अब यहां पर कॉमन पार्ट देखो A में है, बराबर है, तो यहां पर मुझे सेम नंबर दिखना चाहिए। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, बराबर है, ये आपका आंसर होगा 20:15 और ये 20:28, बराबर है। कुछ ऑब्जर्व किया? कुछ ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व किया? समझो अगर आपको ये आता भी नहीं है, नहीं करना आता है, समझो, बराबर है, तो ऑप्शंस जो होंगे, 4 ऑप्शन तो होंगे ना आपके पास, तो ऑप्शन में डेफिनेटली ये आंसर होगा इन वन ऑफ द ऑप्शन। आपको हर एक ऑप्शन को क्या चेक करना है मालूम है? A इज टू बी 4:3 होना चाहिए, है क्या 4:3? अरे इसको रिड्यूस करोगे तो 4:3 मिल जाएगा ना आपको, बराबर है। एंड A इज टू C 5:7 होना चाहिए, 5:7 है। अरे 4 से डिवाइड करूंगा तो 5 मिलेगा और 4 से डिवाइड करूंगा तो 7 मिलेगा। यानी अगर आपको ये नहीं भी आता है तो ऑप्शंस को देख के भी आप ये सम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ये रेशियो ऑलवेज प्रेजेंट होगा आपके ज्वाइंट रेशियो में, ये दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे आपके रेशियो में। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल्स दिए थे, इसमें भी अगर आप ध्यान से देख लोगे तो यहां पर आपको 2:3 मिल जाएगा। देखो ये 2:3 है और ये आपको 4:5 दे देगा, समझाइए।
तो अगर नहीं भी समझ में आता तो ऑप्शंस के ऊपर प्लीज जरा ध्यान देना। कैसा लगा रेशियो पार्ट? इजी है? क्या क्या सीखा? रेशियो, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, then what is duplicate, triplicate, sub duplicate, sub triplicate, then compound ratio, and then now joint ratio। खत्म? चलो ये चार को ज्वाइंट करो। ए बी सी इज टू डी। देखो कैसे है ज्वाइंट करने का तरीका क्या है ये चार का। पहले ए बी सी को ज्वाइंट करो। ये पहले तीन को ज्वाइंट करो। क्या था पहला? 2:3, दूसरा 4:5। पहले ये तीन को ज्वाइंट करते हैं। यहां पर कॉमन पार्ट बी है, इधर 4 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई। यू विल गेट 8:12:15। ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है, बराबर आ गया। अब मैं जाऊंगा ज्वाइंट करने डी को। अब जाके आपको डी को ज्वाइंट करना। व्हाट इज सी टू डी गिवन? 3:7। तो आप यहां पर लिखोगे 3:7। समझाइए। अब व्हाट इज कॉमन पार्ट? कॉमन पार्ट इज सी। यहां पर सेम नंबर दिखना चाहिए। डेफिनेटली आप उल्टा पुल्टा तो कर ही सकते हो, यानी इधर 3 मल्टीप्लाई करोगे, इधर 15 मल्टीप्लाई करोगे, दोनों जगह पे 45 दिखेगा। कर सकते, बट डू यू अग्री इससे भी सिंपल चीज हो सकती थी। आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम? 15, बराबर है। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि इधर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं एंड इधर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों जगह पे 15 तो दिखेगा मुझे। क्लियर है ये? पक्का ना? उल्टा पुल्टा तो कर ही सकते हो, पर आपको आंसर फिर वापस से रिड्यूस करना पड़ेगा। समझाइए। तो बेटर क्या है, आप यहां पर 15 लेके आओ दोनों जगह पे। दैट मीन्स यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के साथ ये पूरे रेशियो को, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ पूरे रेशियो को। आंसर प्लीज। 8:12:15:35। कितने लोगों को आंसर आ चुका है ये? और आपको अगर 3 मल्टीप्लाई किया रहेगा, नीचे 15 मल्टीप्लाई किया रहेगा, तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करके विल गेट दिस डन। ये लिख के रखो जिसका बाकी रहेगा। दैट मीन्स आप रेशियो में तो चैंपियन बन गए, कोई तकलीफ नहीं। इतना ही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इससे भी सिंपल आता है।
नहीं, यहां पर जो भी करेंगे डेफिनेटली हम लोग इंस्टीट्यूट के लेवल से हायर साइड पे ही करेंगे, और है इंस्टीट्यूट के लेवल से बहुत हाई लेवल पे करेंगे। जाओ आगे जाओ। चलो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है खाली सॉल्व करना है तो खाली सॉल्व भी कर सकते हो, बराबर है, इट इज योर चॉइस। टेक्स्ट बुक के सम्स तो अलग है, वापस हमारे पास है बुक का पीडीएफ भी मैं दिखा देता हूँ। ये आपका बुक का पीडीएफ है, अब आपको बुक्स भी मिल जाएगी, बराबर है। इंडेक्स, रेशियो पार्ट, इन दैट ये पूरा एक्सप्लेनेशन सब कुछ है, थियोरी वाला पार्ट। फिर ये क्लास वर्क है आपका, क्लास वर्क 1, उसमें रेशियो रिलेटेड सम्स हैं सारे के सारे। देन अटेम्प्ट योरसेल्फ, यानी आपने ये 11 क्वेश्चंस मेरे साथ कर लिए, तो फिर ये सम्स आपको अपने आप ट्राई करने हैं, अपने आप, बराबर है। एंड डेफिनेटली उसमें मैं हेल्प करूंगा ही करूंगा, उसके की आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए। तो ये रेशियो पार्ट खत्म हो गया, यानी रेशियो में आपने कितने सम्स सीखे हैं, यहाँ पर 8 8 और 10 11 सम्स क्लास में, एंड 10 सम आपके प्रैक्टिस के लिए, यानी 21 सम्स। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा वो अलग बात है, यानी आपके 1 या 2 मार्क के वेटेज के लिए रेशियो प्रपोर्शन मिला के 2 मार्क का वेटेज, बराबर है। तो 1 या 2 मार्क के वेटेज के लिए इतने सम्स काफी हैं, यस। फिर प्रपोर्शन वाला पार्ट, प्रपोर्शन में भी डेफिनेटली आगे सेम पैटर्न से क्लास वर्क, उसके बाद अटेम्प्ट योरसेल्फ, देन इंडाइसिस, इंडाइसिस में भी क्लास वर्क, पहले ये ब्रीच द गैप, इंडाइसिस में ये ब्रीच द गैप है, यानी जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं उसको थोड़ा हेल्प करने के लिए, बिकॉज इंडाइसिस एंड लॉगरिथम तकलीफ दे सकता है, बराबर है, तो उसको हेल्प करने के लिए बेसिक क्वेश्चंस, बराबर है। देन उसमें भी आप अपने आप सम्स थोड़ा ट्राई कर सकते हो, एंड उसके बाद क्लास वर्क चालू होगा। ये इंडाइसिस का क्लास वर्क, फिर अपने आप ट्राई करना है अटेम्प्ट योरसेल्फ, देन लॉगरिथम, सेम वे लॉगरिथम में भी ब्रिज द गैप, थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस, यानी आप लॉग में थोड़ा अपने आप को इंप्रूव कर सको। देन क्वेश्चंस चालू होंगे, ट्राई योरसेल्फ एंड क्वेश्चंस, क्लियर है ये? काफी है ये 4 मार्क के लिए? अरे बहुत है, बहुत ज्यादा है, बराबर है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, मॉड्यूल खोल के सम्स करने हैं, सी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, वो खोल के सम्स करोगे, एंड यू ऑब्जर्व के मॉड्यूल में जितने भी सम्स है सब कुछ कवर हो गया। फिर पूरा सिलेबस हो जाने के लिए फिर एक आपको पास्ट ईयर पेपर का एक बुक आता है ट्रैकर करके, बराबर है, या तो फिर स्कैनर बोलते हैं उसको, वो आपको सॉल्व कर, वो करोगे तो आप लायक बनते हो सितंबर अटेम्प्ट देने के, बराबर है। इतना तो करके ही जाना है, ठीक है, और जहां कहीं पे भी अटकेगा मैं हूं आपको, डन। चलो ये बुक के सम तो बाद में करते हैं, पहले इधर आ जाओ, थोड़े बेसिक क्वेश्चंस रेशियो समझने के लिए, आंसर प्लीज। लिख रहे हो क्या आप लोग ये? हाँ ठीक है, लिख। देखो एक मिनट सुनो, ये टाइप के सम्स
आपको सॉल्व करने के लिए लिखना नहीं है, बराबर है। क्वेश्चन में जितने भी कंडीशंस दिए ना, जितने भी कंडीशंस, वो सेटिस्फाई जो भी ऑप्शन करता होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? पहला कंडीशन क्या है इसमें? पहला कंडीशन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। बताइए कहां कहां पर आपको 5:6 दिख रहा है? 15-20 में 5:6 दिख रहा है क्या आपको? इट इज नॉट 5, नहीं, रिड्यूस करो, 5:6 नहीं आ रहा है। ये वाला 5:6 दिख रहा है, ये 5:6 दिख रहा है, ये 5:6 दिख रहा है। यस, ये 5:6 है, रिड्यूस करने पे मुझे 5:6 मिलेगा। क्लियर? यानी एक ही तो ऑप्शन है, तो डेफिनेटली डी आंसर। लेकिन एक मिनट, पहले दूसरी वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। अगर दो जगह पे 5:6 मिलता तो, समझाइए, तो आपको दूसरी कंडीशन जो दिया है वो भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। व्हाट इज दैट सेकंड कंडीशन गिवन? इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, यानी अगर मैं इसमें से 5 निकालूं तो क्या मिलेगा? 20, एंड इसमें से 5 निकालूंगा तो 25। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर द रेशियो बिकम्स 4:5। जरा चेक करो, ये 4:5 है क्या? यस, ये 4:5 है, यानी मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो माई ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? जाऊं आगे जाऊं? जहां तक पॉसिबल है डोंट राइट डाउन, बराबर है। लेट 5x 6x वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप ये सम सॉल्व करते समझो तो कैसे करते, ये अगर सॉल्व करने को बोला तो आप क्या करते थे? सुनो, सबसे पहले लेट द नंबर्स बी 5x एंड 6x, बराबर ना, जिसका रेशियो 5:6 होगा। लेट द टू नंबर्स बी 5x एंड 6x। फिर आप उसके साथ क्या कर रहे हो? 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा? 5x माइनस 5, और इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा? 6x माइनस 5। ये 5 सब्ट्रैक्ट करने पे आपको रेशियो क्या मिलना चाहिए? 4:5 मिलना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी 5x माइनस 5 अपॉन 6x माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 4/5। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, आपको x का वैल्यू मिलता था। अरे समझाइए, फिर वो x की वैल्यू, ये मेहनत करके आपको x की वैल्यू मिलती थी, फिर वो x की वैल्यू आप इसमें सब्सटीट्यूट करते थे, बराबर है। देन यू विल गेट आंसर 25 एंड 30। यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 5 मिलेगी, 5। x की वैल्यू 5 मिलेगी, तो मैं बोल सकता हूं ये 5 × 5 25 एंड 6 × 5 30, समझाइए। देन द नंबर्स आर 25 एंड 30। तो ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं, समझाइए। लिखना है तो लिख के रखो, नहीं पता चले ये नहीं करना है। नहीं, इच्छा नहीं है लिखने की, चलो ठीक है, नेक्स्ट सम पे जाओ। ट्राई दिस। नहीं, सबसे पहले तो पूरा का पूरा मुझे आपका जो नॉर्मल कैलकुलेशन आप जो करते हैं ना वो सब से बाहर निकालना है पहले। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। जरा चेक करो 3:4 कहां दिख रहा है? कहना से यहां पर भी 3:4 है, ये 3:4 है ना, 24 32, 8 8 से डिवाइड करोगे 3:4। हाँ, मैं पहला कंडीशन देख रहा हूँ। 18 24 ये भी 3:4 है, 15 20 ये भी 3:4 है, 5 5 से डिवाइड करोगे 3:4 मिलेगा। एंड 9:12 ये भी 3:4 है। यानी पहली कंडीशन तो सारे के सारे ऑप्शंस कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन, इफ 6 इज एडेड टू द टर्म्स द रेशियो ऑफ न्यू विल बी 4:5। बताइए 6 6 कहां पर ऐड करो, कहां पर रेशियो आपको 4:5 मिलेगा? इधर 6 6 ऐड करने पे मिलेगा 30 38, तो ये 4:5 तो नहीं है। ये 6 ऐड करने पे 24 30, ये 4:5 है, हाँ है ना, तो सम डन, बी आंसर इज करेक्ट।
इसमें 6 बाकी दो में भी देखना है तो देख लो, दोनों में 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा 21 एंड 26 नॉट इन द रेशियो 4:5। ये 15 एंड 18 नॉट इन द रेशियो 4:5। जाओ आगे जाओ। चलिए नेक्स्ट सम, ये आपका फेवरेट, पापा का एज, मम्मी का एज, जो भी है बता रहे। आप लोग ना लिखो मत, मैं वो मत लिखो ये सब सम, आप खाली ध्यान दो, सम सॉल्व करने पे ध्यान दो, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। मैं जब लिखने का होगा मैं बोलूंगा आपको बरा कि ये लिखो सर, ट्राई करो, सोचो जरा। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, फोन यूज करो चलेगा, मोबाइल में कैलकुलेटर यूज करो चलेगा। क्या बोला है, सम ऑफ द एजेस ऑफ 3% इज 150 ईयर्स, ये पहला कंडीशन है। कहां पर 150 आ रहा है, पहले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है ना, तीसरे में आ रहा है ना, इधर भी, और इधर इधर भी आ रहा है, यानी पहला कंडीशन तो सब सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन 10 ईयर्स अगो, अच्छा 10 साल पहले की बात है, ये सारे एजेस क्या है, प्रेजेंट एजेस है। तो 10 साल पहले इसका एज बताइए क्या होगा, 30, इसका 50 और इसका 40, बराबर है। 10 साल पहले क्या ये रेशियो 7:8:9 दिख रहा है क्या, 7:8:9 दिख रहा है, नहीं ना। इधर 10 साल पहले क्या होता, 40, ये 10 साल पहले 35 और ये 45, 7:8:9 दिख रहा है, नहीं। नेक्स्ट 45, 25, 50, बराबर है। ये 7:8:9 दिख रहा है क्या, अच्छा एक मिनट सुनो जरा, सुनो, ये चेक भी नहीं किया होता तो भी आप डायरेक्ट देख सकते थे। सी नंबर क्या है, 7, 8 एंड 9, यानी आपका नंबर बढ़ते जा रहा है, नंबर बढ़ते जा रहा है। पहले में देखो ये घट रहा था, तो ये कभी 7:8:9 देगा ही नहीं, बराबर है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही निकल जाएगा। यहां पर भी देखो ये बढ़ रहा था, ये घटा फिर वापस बढ़ा, ये कंटिन्यूस ऑर्डर में बढ़ नहीं रहा है, बराबर है, तो ये ऑप्शन भी निकल जाएगा। यहां पर देखिए सेम, तो ये भी निकल जाएगा, यानी यहां देख के ही पता चलता था कि ये 3 ऑप्शन तो नहीं है, चौथा ही होगा। अरे समझाइए, चौथे में बताइए क्या है। पहले 10 साल पहले कितने का था ये 40 और ये 45, इसको रिड्यूस करोगे तो डू एग्री 7:8:9 मिल जाएगा आपको, ठीक। जाओ आगे जाओ, नहीं थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है। चलो नेक्स्ट बताइए फटाफट, ओरली आंसर। 16:9, वेरी गुड। नेक्स्ट 5:6, नेक्स्ट 8:27, वेरी गुड। नेक्स्ट 2:3, नेक्स्ट इनवर्स रेशियो, 8:11 का इनवर्स रेशियो होता है 11:8, बराबर है इनवर्स रेशियो। चलिए कंपाउंड रेशियो फाइंड करिए। कंपाउंड का मतलब क्या था, मल्टीप्लीकेशन। एंजॉय डूइंग, करो मल्टीप्लीकेशन, 4, थोड़ा लिख के करो, सब कुछ ओरली नहीं होगा, थोड़ा पेन वेन चला भाई। मैं नेक्स्ट लेक्चर बैठने नहीं दूंगा अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो, कंपलसरी है।
1:1 चेक कर लेते हैं। 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10 बराबर है। कुछ कैंसिलेशन, 4 2 जा 3 3 जा 2 इंटू 3 6 कैंसल, 5 इंटू 2 10 कैंसल, आंसर 1:1 डन। नहीं कंपाउंड रहेगा तो बेटा मल्टीप्लाई कर दे सीधा, हाँ तो दे दो, दो दो लेके करके तो वही मिलेगा, फिर आंसर तो वही मिलेगा। वो ज्वाइंट में करने का, कंपाउंड में तो सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई बता रहा है। जाओ आगे, चलो लाओ इसका आंसर लाओ। Ratio compounded of 4:9 and duplicate ratio of 3:4. What is duplicate ratio of 3:4? 9:16. Duplicate ratio of 3:4 is 9:16 और मुझे इसका कंपाउंड रेशियो चाहिए बराबर है। तो डू अग्री, ये 9 9 कैंसल, आंसर इज 1/4, ए ऑप्शन 1:4। जाओ आगे जाओ। नॉन मैथ स्टूडेंट्स कैसा फील कर रहे हो? बहुत टाइम के बाद नंबर देखा रहेगा ना। चलो हो जाएगा विंदास, डोंट वरी। नेक्स्ट आप, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, duplicate ratio of 3:4, that is 9/16, triplicate ratio of 2:3, that is 8:27 and 9:7, ये 9:7 as it is। कैंसिलेशन करके आंसर लाइए। ये 9 9 कैंसल, 4 cancel with 16, 4 cancel with this 2, 9 cancel with this 3, can I say 2/21, C answer। हो गया लिख के आपका, लिख रहे हो? चलो लाओ चैंपियन लोग आंसर लाओ 12 सा। ये लिख लेना, ये सम लिख लेना।
27:22. Very good. बताइए ए एंड बी में क्या है? A is to B is in the ratio 11:12, बराबर है, and A is to C is in the ratio 9:8. ये आपका गिवन सिचुएशन है. व्हाट इज कॉमन पार्ट? A is कॉमन पार्ट, बराबर है. तो इधर सेम नंबर होना चाहिए. मल्टीप्लाई दैट विथ 9, मल्टीप्लाई दिस विथ 11. तो ये 9 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 11 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. आंसर प्लीज. 99 is to 108 is to 88, बराबर है. आपको पूछा किसका है? B is to C का पूछा है. तो B is to C is nothing but ये दो होंगे. 108 is to 88. इसको रिड्यूस करो. अगर मैं पहले 2 से रिड्यूस करता हूं तो ये क्या बनेगा? 54, 44 और 2 से रिड्यूस करता हूं 27, 22. आ गया आंसर, बी आंसर. डायरेक्ट पूरा 4 से डिवाइड करने को नहीं समझता है तो 2 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 5 से करो, बराबर. बस रेशियो में आप चैंपियन बन चुके हो. एक्स्ट्रा सम्स भी क्लियर. अब आपको बुक के सम्स करना है. बुक है क्या आपके पास? तो कहां से करोगे? आज कोई लेक्चर है आपका? बस तो यहां पर छोड़ दो. आज ऐसे भी 9:30 होने को है, बराबर है. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. मैं वापस से आपको याद दिलाऊंगा क्या 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 सीखा आज. एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड एंड जॉइंट, एंड देन विल स्टार्ट विथ सम्स. क्लियर है? ये सब सम्स वापस दिखाने की जरूरत नहीं ना अभी? पक्का? ठीक. चलो बाय बाय. मिलके खुशी हो आप लोगों को.